हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसे फैला दीजिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस बेनिफिट टॉपिक का सभी को बेनिफिट मिल सके। तो आइए बात करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, इस सभी के बारे में आज अपन डील करने जाते हैं। कौन कौन से इसमें लेवल ऑफ द हेल्थ केयर के कौन कौन से लेवल होते हैं, प्राइमरी लेवल क्या होता है, सेकेंडरी लेवल क्या होता है, टर्सरी लेवल पर कौन कौन से हॉस्पिटल्स आते हैं, सभी के बारे में वन बाय वन करके डील करने वाले हैं। तो बाजीराव नर्सिंग अकेडमी से आपकी सफलता का विमान उड़ने के लिए रेडी है। तो आप भी अपनी सीट के पेटी बांध करके तैयार हो जाइए। तो आज अपन डील करेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है ऐसा सिस्टम जो कि हेल्थ प्रोवाइडेड कराता है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ आस्पेक्ट पर आपको क्या देता है, लेवल ऑफ आस्पेक्ट के हिसाब से आपको क्या करवाएगा, हेल्थ प्रोवाइडेड करवाता है या फिर हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इसे ही हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब ये मेनली क्या होता है, इसमें कौन कौन से लेवल होते हैं, उन लेवल के बारे में आज अपन डील करते हैं कि लेवल ऑफ द हेल्थ केयर में कौन कौन से लेवल होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ने वाले। तो आपको हेडिंग लगाना है लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर के कौन कौन से लेवल होते हैं उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेनली तीन टाइप के लेवल्स देखने को मिलते हैं हेल्थ के। मेनली बात करें यहाँ पर प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर का प्राइमरी लेवल होगा, सेकेंडरी लेवल होता है एंड टर्सरी लेवल होता है। तो मेनली प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर ये देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, बात करते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर के बारे में। इट इज द पेरिफेरल पॉइंट होता है हेल्थ सर्विसेज का इन द कम्युनिटी में प्रोवाइड द सब सेंटर और पीएचसी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। तो बात करें प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर के, तो ये क्या होगा, पेरिफेरल पॉइंट होता है। इट इज द पेरिफेरल पॉइंट ऑफ हेल्थ केयर का क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज का पेरिफेरल पॉइंट ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज का पेरिफेरल पॉइंट होता है। हेल्थ केयर सर्विसेज का पेरिफेरल पॉइंट होता है जो कि मेनली किसके द्वारा प्रोवाइडेड कराया जाता है, तो प्रोवाइडेड बाय पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर। पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब सेंटर के द्वारा ये प्रोवाइड करवाया जाता है। तो सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा पीएचसी के द्वारा ये प्रोवाइडेड करवाया जाता है। तो प्राइमरी लेवल ऑफ द हेल्थ केयर होता है वो बहुत ही ज्यादा पेरिफेरल पॉइंट ऑफ द लेवल का कम्युनिटी में देखने को मिलेगा, जहां पर डायरेक्ट पेरिफेरल कांटेक्ट होता है डायरेक्ट कम्युनिटी और सोसाइटी से। ये किसके द्वारा प्रोवाइडेड कराया जाता है, तो मेनली ये सब सेंटर को यहाँ पर नाम चेंज करके आप HWC कर दिया गया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिए गए हैं, जिसमें मेनली आपके CHO है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उनको पोस्टेड किया जाता है। बात करें पीएचसी की, तो पीएचसी का ओवरऑल जो इंचार्ज होता है मेडिकल ऑफिसर होगा। पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है। पॉपुलेशन की बात करेंगे 20,000 से 30,000 इसमें पॉपुलेशन होती है। टोटल स्टाफ कितना होता है, 15 होगा। और ए में और पीएचसी बी की जो गाइडलाइन है उसमें 16 स्टाफ होता है। जब अपन पीएचसी पढ़ेंगे उसके बारे में वन बाय वन करके सबको डील करने वाले हैं। बात करें अगर सेकेंडरी लेवल के कि सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम में क्या आएगा, तो सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर होता है, इसे फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जानते हैं, जिसमें मेनली होगा सीएचसी आता है, सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स देखने को मिलेगा। तो बात करें सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं। इसमें मेनली क्या क्या आते हैं, तो उसमें मेनली क्या आएगा, रेफरल यूनिट आती है। इट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से इनको सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर होता है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज
फर्स्ट रेफरल यूनिट, इसे फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाएगा? मेनली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट रेफरल यूनिट किसे कहेंगे, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट को कहा जाता है सीएससी को फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाएगा। और फर्स्ट रेफर्ड यूनिट होती है वो पीएससी होती है, जिससे सीएससी पर क्या किया जाता है? रेफर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट सीएससी कहलाता है। इसमें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होगा, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं। तो सेकेंडरी लेवल में सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो सब डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इसमें देखने को मिलेगा। तो ये सभी क्या है? सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ सर्विसेज में आती है। बात करूं मैं अगर थर्ड टर्सरी की, टर्सरी लेवल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, टर्सरी लेवल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं कि टर्सरी लेवल ऑफ हेल्थ सर्विसेज क्या देखने को मिलेगा। तो टर्सरी लेवल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज में इट इज आल्सो नोन एज सेकंड रेफरल यूनिट, इन्हें सेकंड रेफरल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो इट इज आल्सो नॉन एज सेकेंड रेफरल यूनिट, इसे सेकेंड रेफरल यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो सेकेंड रेफरल यूनिट होती है क्या होगे? यहाँ पर टर्सरी लेवल होता है वो सेकेंड रेफरल यूनिट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन से हॉस्पिटल्स आते हैं? तो यहाँ पर रीजनल हॉस्पिटल आएगा, मेडिकल कॉलेज आती है। तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा? जो भी रीजनल हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर हुए, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज किस में आती है? टर्सरी में आती है। तो मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च जो भी सेंटर्स होते हैं, मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर किसमें देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर ये टर्सरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में आते हैं, जहां पर मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर और जो स्टेट लेवल के जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, स्टेट हॉस्पिटल, ये सभी किसमें आते हैं? यहाँ पर टर्सरी लेवल ऑफ हेल्थ सेंटर में देखने को मिलेगा। तो ये सभी सर्विसेज होती है जो कि टर्सरी लेवल के द्वारा प्रोवाइडेड की जाती है, जिसको सेकंड रेफरल यूनिट के नाम से जाना जाता है। स्टेट हॉस्पिटल, रीजनल हॉस्पिटल और जो भी मेडिकल कॉलेज है या रिसर्च सेंटर होते हैं वो सभी टर्सरी में आते हैं। बात करें सेकेंडरी लेवल में, तो सेकेंडरी लेवल में आएगा सीएचसी आती है, सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएगा। प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में पेरिफेरल यूनिट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, जिसमें मेनली सब सेंटर देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर पीएससी की, तो पीएससी होता है, सब सेंटर देखने को मिलेगा। ये सभी सब सेंटर या पीएससी होती है। प्राइमरी में आती है सीएससी, सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएगा। सेकेंडरी लेवल में आता है। बात करें टर्सरी लेवल में, टर्सरी लेवल के हेल्थ केयर के बारे में, तो यहाँ पर रीजनल हॉस्पिटल आएगा, स्टेट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं। ये सभी टर्सरी लेवल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ स्कीम में मेनली देखने को मिलते हैं। आगे अपन पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आपको क्या क्या, और अगर विलेज लेवल पे बात करेंगे कि विलेज लेवल पर कौन कौन सी यहाँ पर सेवाएं प्रोवाइडेड कराई जाती है या कौन कौन से विलेज लेवल में आती है। तो यहाँ पर आप स्कीम के बारे में पढ़ोगे, बहुत सारी स्कीम है। आईसीडीएस के बारे में पढ़ना है, आंगनवाड़ी के बारे में पढ़ेंगे, आशा के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी के बारे में वन बाय वन करके अपन डिटेल में डील करने वाले हैं। पीएससी के बारे में पढ़ना है अपन को, सीएससी के बारे में पढ़ेंगे। तो वन बाय वन करके सब सेंटर, पीएससी, सीएससी, कितना स्टाफ होता है, क्या क्या इन पे देखने को मिलेगा। आंगनवाड़ी वर्कर क्या होता है, एएनएम क्या होती है, आशा क्या होती है, सभी के बारे में एक एक करके डील करने वाले हैं। आईसीडीएस क्या होता है, इन सभी को वन बाय वन करके आज पढ़ने वाले हैं। तो मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए इसे आग की तरह कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। और जीत को जीतने का जुनून रखो यारो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बनता है। इसलिए आपको हमेशा अपने जीत के लिए हमेशा आपको मेहनत करनी है, प्रयास करना है। कभी भी आपको निराश होकर के नहीं बैठना है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे कितना भी मुश्किल हो, पहला कदम जरूरी है। तो अगर आपने स्टार्टिंग नहीं करी है तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करने की जरूरत है और उसको फिर कंटिन्यूटी
में उसको मेंटेन करना है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर विलेज लेवल से स्टार्ट करते हैं कि विलेज लेवल पर क्या क्या देखने को मिलता है। बात करें विलेज लेवल पे तो विलेज लेवल पर क्या क्या हेल्थ सर्विसेज दी जाती है, इन सभी हेल्थ सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पॉपुलेशन की बात करेंगे, पॉपुलेशन कितनी होती है विलेज पर। पॉपुलेशन की बात करें तो विलेज लेवल पर पॉपुलेशन कितनी देखने को मिलती है, तो एक विलेज एट एन एवरेज 1000 पॉपुलेशन या 1000 पॉपुलेशन पर होता है। बात करने वाले हैं यहाँ पर मेनली विलेज लेवल पर कितनी पोस्टेड होती है, तो 4 पोस्ट होती है, जो कि मेनली किस पर देखने को मिलेगी, विलेज लेवल पर 4 टाइप की पोस्ट पाई जाती है, जिसमें आशा होगा। आशा के अलावा मेनली क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर आशा होती है। बात करेंगे आशा क्या है, किस में आया था, किसने दिया था, तो 4 पोस्ट में एक पोस्ट है यहाँ पर आशा की रहती है। अब आशा क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आशा आपके लिए, बहुत ही ज्यादा। आशा है एक आशा की उम्मीद लेकर के आएगी और 1 नंबर दिला करके आपको जाएगी। तो याद रखना है इसको कि आशा क्या होती है, एक्रीडिक्टेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडिक्टेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिक्टेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है। आशा किसके अंडर में होती है, अंडर एनआरएचएम के अंडर में आशा को क्या किया गया था, लाया गया था। तो अंडर द एनआरएचएम, अंडर एनआरएचएम की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसकी भी क्या पूछी जाती है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। और ये पूछा जाता है कि एनआरएचएम कब आया था, तो एनआरएचएम कब देखने को मिला, तो 5 अप्रैल 2005 को, 5 अप्रैल 5 अप्रैल 2005 को क्या आया था, एनआरएचएम आया था। और एनआरएचएम के अंडर में ही क्या थी, आशा की एक पोस्टिंग दी गई थी, या आशा को पोस्टेड किसके अंडर में किया गया, एनआरएचएम के अंडर में आशा पोस्टेड की गई थी। अब एनआरएचएम क्या करता है, जो भी गैप होता है अर्बन और रूरल के बीच में, उसको क्या करने का काम करता है, ब्रिज द गैप, टू फिल द गैप बिटवीन द रूरल एंड अर्बन, रूरल और अर्बन के बीच में जो भी गैप होता है उसको भरने का काम करता है एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने क्या किया, जो भी गैप था अर्बन और रूरल के बीच में उसको भरने का काम किया है अंडर द प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के अंडर में क्या क्या देखने को मिला, तो अंडर द प्रोग्राम आशा आई थी, एनआरएचएम में किस किस को लाया गया, तो अंडर द प्रोग्राम में क्या है कि एनआरएचएम में क्या क्या आया था। तो यहाँ पर एक तो सबसे पहले आई थी पोस्ट, आशा की पोस्ट देखने को मिली, आशा। और आशा का मतलब होता है एक आशा की उम्मीद है, आशा की किरण होती है। 1 नंबर के आशा का मतलब है कि एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सेकंड नंबर पे आया इसमें आयुष आया, आयुष और आशा दोनों ही किसमें आया था, एनआरएचएम के अंडर में लाया गया था, एनआरएचएम के अंडर में इसको लाया गया। अब बात करते हैं आयुष का मतलब क्या होता है, तो आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदा, वाई का मतलब होता है यहां पर आयुर्वेदा देखने को मिलेगा, योगा, यूनानी, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथी। तो यहां पर आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। अगर बात पूछी जाती है आयुष के बारे में, तो आयुष किसमें आया था, तो आयुष भी अंडर द एनआरएचएम में देखने को मिला। इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करें यहाँ पर अगर फादर ऑफ होम्योपैथी के, तो सैमुअल हैनमैन इज द फादर ऑफ द फादर ऑफ
होम्योपैथी, होम्योपैथी के फादर कौन थे? तो सैमुअल हैनमान। सैमुअल हैनमान इज द फादर ऑफ होम्योपैथी। फादर ऑफ होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो फादर ऑफ होम्योपैथी सैमुअल हैनमान को नाम दिया जाता है फादर ऑफ होम्योपैथी के बारे में। अब फादर ऑफ होम्योपैथी, और अपने बहुत सारे पापा पढ़े हुए हैं, तो एक दो पापा को एक बार वापस से क्विक रिवीजन कर लिया जाए कि फादर ऑफ हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन की बात करें, फादर ऑफ मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहा गया? तो हिप्पोक्रेट्स इज द हिप्पोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मेडिसिन। बात करें फादर ऑफ द पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक के फादर कौन है? तो फादर ऑफ पीडियाट्रिक है अब्राहम जैकब। अब्राहम जैकब इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक। बात करते हैं फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी के पिताजी कौन है? तो एपिडेमियोलॉजी के फादर है, यहां पर देखने को मिलेगा कि यहां पर जॉन स्नो, जॉन स्नो इज द फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। आगे बढ़ते हैं कि फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के पिताजी कौन है? बैक्टीरियोलॉजी के पापा जी हैं, तो यहाँ पर रॉबर्ट कोच इज द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। एंड बात करें कि फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के पिताजी कौन है? माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? तो लुइस पास्चर। लुइस पास्चर इज द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। तो ये क्या है? सभी एक दूसरे के पिताजी है। बात करें फादर ऑफ होम्योपैथी को, सैमुअल हैनमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी कहा गया। फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी तो जॉन स्नो, फादर ऑफ द पीडियाट्रिक अब्राहम जैकोब, फादर ऑफ द मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच, फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर, फादर ऑफ द एंटीबायोटिक। अगर फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करें, फादर ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के पिताजी कौन थे? तो यहां पर किसको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इज द फादर ऑफ द एंटीबायोटिक। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नाम दिया गया फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन, यहां पर हिप्पोक्रेट। एंड फादर ऑफ द इंडियन सर्जरी, तो सुश्रुत इज द फादर ऑफ द इंडियन सर्जरी। तो ये सभी क्या है? पिताजी है, एक दूसरे के पिताजी। आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी एंड फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी, ये क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं। और एक क्वेश्चन है कि फादर ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, ये रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको भी वापस से रिपीट हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लिखना है। और जब भी 4-5 क्वेश्चन एक साथ दिखाते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन कभी ना कभी कोई सी भी एग्जाम में आकर के रिप्रेजेंट हो जाता है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अपन जननी सुरक्षा योजना के बारे में। जननी सुरक्षा योजना कब आई थी? तो 12 अप्रैल 2005 को क्या आया? जननी सुरक्षा योजना लागू कर दी गई। जननी सुरक्षा योजना में कैश बेनिफिट स्कीम होती है, ऑल फीमेल के लिए यहाँ पर कैश दिया जाता है आफ्टर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अब इसका मतलब है जननी सुरक्षा योजना, जननी का मतलब होता है कि मदर, ऐसी मदर जो कि क्या है? प्रेग्नेंट है, और वो क्या करती है? डिलीवरी कंडक्ट करवाती है। कहां पर? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब होता है कि अगर हॉस्पिटल्स में उस माता जी की डिलीवरी होती है, तो उसको क्या दिया जाता है? कुछ सम अमाउंट दिया जाता है उसके लिए। और यहाँ पर कितना अमाउंट देते हैं? यहाँ पर आशा को और मोटिवेटर को भी कुछ अमाउंट दिया जाता है। तो वो क्या होती है? वो मोटिवेट करती है उन फीमेल को, जिससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा मिलता है, और जो भी रिस्क होती है यहाँ पर उनको कम किया जाता है। तो जननी सुरक्षा योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं अपन। JSY, JSY का मतलब होता है जननी सुरक्षा जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना इसे JSY के नाम से जाना जाता है। कब आई थी? तो ये 12 अप्रैल 2012 अप्रैल
2005 12 अप्रैल 2005 को क्या आई थी यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना का भाई 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा आए थे। जननी सुरक्षा योजना में कैश बेनिफिट स्कीम दी जाती है सभी फीमेल्स को। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद में क्या किया जाता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भाभी जी प्रेग्नेंट है तो उसको मोटिवेट किया जाता है आशा के द्वारा और उनको क्या करवाई जाती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, वहां पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगी, अच्छी तरीके से उसकी केयर होगी और वहां पर जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती है डिलीवरी की उनको कम से कम किया जा सके और मदर और उसके जो फीटस है या उसका बेबी होता है उसकी ज्यादा से ज्यादा जान बचाई जा सके, IMR MMR को कम किया जा सके। इसके लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को क्या किया जाता है, यहाँ पर मोटिवेट किया जाता है या प्रोत्साहन किया जाता है उनका। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कैश बेनिफिट दिया जाता है। तो कैश बेनिफिट दिया जाएगा किसको, फीमेल्स को आफ्टर द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। कैश बेनिफिट प्रोवाइडेड, कैश बेनिफिट गिवन आफ्टर द इंस्टीट्यूशनल कह सकते हैं या फिर हॉस्पिटल्स डिलीवरी। हॉस्पिटल डिलीवरी या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद में क्या किया जाता है, उनको कैश बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ पर अब रूरल वुमेन को कितना देते हैं, 1400 रुपए देते हैं। अर्बन वुमेन होती है उसको 1000 रुपए दिया जाता है। लो परफॉर्मिंग स्टेट, जो लो परफॉर्मिंग स्टेट होते हैं उनकी बात करें अगर, लो परफॉर्मिंग स्टेट है, लो परफॉर्मिंग स्टेट में जिनका की परफॉर्मेंस है लो है या पुअर है, उनमें क्या करेंगे, यहाँ पर फीमेल्स को कितना दिया जाता है। तो रूरल फीमेल्स की बात करें अगर, गांवों की वुमन है या फिर रूरल फीमेल है, वुमन है या फिर गांव की जो फीमेल्स होती है उनको कितने रुपए दिए जाते हैं डिलीवरी के बाद में, 1400 रुपए दिए जाएंगे। या फिर बात करें अगर यहाँ पर अर्बन वाली फीमेल है तो अर्बन फीमेल्स को कितने रुपए दिए जाते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद में, 1000 रुपए दिए जाते हैं। 1000 रुपए यहाँ पर किसके लिए दिया जाता है, रूरल फीमेल्स होती है उनको 1400 रुपए देते हैं। अर्बन फीमेल्स को 1000 रुपए दिए जाते हैं और 600 रुपए दिए जाते हैं आशा को रूरल एरिया के लिए एंड 200 रुपए दिया जाता है मोटिवेटर को अर्बन एरियाज के लिए। तो बात करें यहाँ पर दोनों का फायदा होता है, आशा का भी होगा और फीमेल्स का भी होता है। इसलिए अब मान लीजिए यहाँ पर आशा को क्यों दिया गया, उसके पीछे का भी लॉजिक है। अगर मान लीजिए आशा से कह दिया जाता कि आपको फ्री में हॉस्पिटल पकड़ पकड़ के लेके जाना है तो आशा इसका काम नहीं करते, उसको पूरी तरीके से क्या नहीं करता, उसका बेनिफिट नहीं होता। लेकिन अब आशा को क्या दे दिया आपने, लालच दे दिया है। 600 रुपए का अर्बन में, 600 रुपए का रूरल में और अर्बन में 200 रुपए का। तो अब क्या करेगी आशा, अपने आप जाकर के घर घर जाकर के जो भी डिलीवरी कंडक्शन होने वाली है उन सभी फीमेल्स को जल्दी से जल्दी वो क्या करेगी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए क्या करती है, उनको प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर आशा को कितना दिया जाता है, यहाँ पर बात करें आशा को तो रूरल एरियाज में, जो रूरल एरिया है उनकी आशा को कितने रुपए दिए जाएंगे एक डिलीवरी कंडक्शन के लिए, तो आशा को दिया जाता है यहाँ पर 600 रुपए मिलते हैं। बात करते हैं अगर आशा के लिए, अगर अर्बन एरिया वाली कोई आशा है अर्बन एरिया में तो वहां पर कितने रुपए दिए जाएंगे, तो उसको दिए जाते हैं 200 रुपए दिए जाते हैं। तो ये इसीलिए दिया जाता है ताकि आशा अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम दे सके। बात करें हाई परफॉर्मिंग स्टेट के कि हाई परफॉर्मिंग ये क्या होगा, लो परफॉर्मिंग स्टेट में। अब बात करते हैं हाई परफॉर्मिंग स्टेट लाइक दैट द केरला, हाई पंडुचेरी, हाई परफॉर्मिंग स्टेट की बात करते हैं तो वहां पर कितना मिलता है, तो फीमेल होगी इसको, जो अर्बन फीमेल होती है अर्बन फीमेल को दिया जाएगा 600 रुपए दिए जाते हैं। बात करें रूरल फीमेल को तो जो रूरल फीमेल्स होती है उनको दिया जाएगा 700 रुपए दिए जाते हैं। बात करें अगर रूरल फीमेल को 700 देंगे और अर्बन फीमेल्स होती है उनको 600 रुपए किसके लिए दिए जाते हैं, यहाँ पर
कैश बेनिफिट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या होता है, तो ये अगर आपने लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा, जननी शिशु सुरक्षा 12 अप्रैल 2005 को आया था। इसमें क्या किया जाता है, कैश बेनिफिट दिया जाता है, जिसमें अगर लो परफॉर्मिंग स्टेट है तो उसमें 1400 रुपए दिए जाएंगे फीमेल को और 1000 रुपए दिए जाते हैं अर्बन फीमेल को। जबकि बात करें आशा को कितना मिलेगा, 600 रुपए मिलेगा रूरल में, अर्बन में मिलता है 200 रुपए। लेकिन बात करें हाई परफॉर्मिंग स्टेट की तो अर्बन फीमेल को 600 रुपए, सॉरी अर्बन फीमेल को 600 देते हैं, रूरल फीमेल को 700 रुपए दिया जाता है। तो ये एक बेनिफिट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ताकि लोगों में क्या हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या हॉस्पिटल डिलीवरी के प्रति जागरूकता आए और उनको डिलीवरी है वो मैक्सिमम कहां पर कंडक्ट करवाए, हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में करवानी है। तो आपको क्या याद रखना है कि हमेशा जब भी आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। घर पर डिलीवरी नहीं करवानी है, वहां चांसेस होते हैं, रिस्क होती है, वो ज्यादा होती है। आगे बढ़ती है, यहाँ पर JSSK के बारे में पढ़ेंगे, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं। JSY पढ़ लिया, पढ़ते हैं JSSK के बारे में। JSSK क्या होती है, जननी शिशु सुरक्षा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की बात करते हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या था, तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में कब आया था, 1 जून 2011 को स्टार्ट हुआ। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब आया, 1 जून 2011। 1 जून 2011 को जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम स्टार्टेड किया गया। तो बात करते हैं JSS के कब स्टार्ट हुआ था, 1 जून 2011 को ये स्टार्ट हुआ। इसमें क्या किया गया, यहाँ पर एम्बुलेंस फैसिलिटी फ्री कर दी गई फीमेल के लिए ड्यूरिंग डिलीवरी के लिए, जननी वाहिनी के नाम से जाना गया। इसमें क्या किया गया, एम्बुलेंस को फ्री सर्विसेज लगा दी गया, एम्बुलेंस सर्विसेज दी गई और एम्बुलेंस सर्विसेज दी गई। तो इसके लिए क्या किया गया, इसे किस नाम से जाना गया, तो जननी वाहिनी के नाम से इसको जाना गया और 104 नंबर इसको दे दिया गया। अब जब भी आप 104 पर कॉल करोगे तो वहां से एम्बुलेंस आएगी, जननी सुरक्षा या जननी वाहिनी आएगी और वो जाकर के क्या होगा, जो भी मदर को डिलीवरी होगी उसको ले जा करके उसको कहां तक छोड़ देती है, हॉस्पिटल तक छोड़ देती है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन कब आया, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन बात करते हैं। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के बारे में NUHM कब आया था, तो NUHM आया था 2013 में आया। बात करें NUHM क्या होता है, तो यहाँ पर रूरल की जगह क्या कर दिया गया, अब इसको नेशनल अर्बन, जहां पर पहले रूरल चल रहा था वहां पर अब अर्बन भी चला गया। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन कब आया, तो NRHM कब आया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया था। कब देखने को मिला, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में आया था, 5 अप्रैल 2005 को आया। जबकि बात करते हैं NRHM कब आया था, NRHM आया था यहाँ पर। NUHM कब आया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन कब आया था, 2013 में आया था। बात करें ऊषा के बारे में, ऊषा कब आया था, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के बारे में। ऊषा का मतलब होता है 2013 में आई। ऊषा भी कब आई थी, आशा आई थी, कब आई थी, NRHM के साथ साथ 2005 में आ गई। लेकिन बात करें ऊषा की तो ऊषा आने में थोड़ा लेट हो गई। आशा की जो बड़ी बहन है वो कब आई थी, ऊषा 2013 में आई थी। अब बात करते हैं ऊषा का मतलब क्या होता है, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से इसको जाना गया। तो ऊषा कब आई थी, NUHM कब आया, NUHM आया था, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 में आया। ऊषा कब आई, 2013 में आई, अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से इसको जाना गया। तो ऊषा भी 2013 में आई थी, NRHM
2005 में एनआरएचएम आया, एनयूएचएम आया 2013 में, ऊषा कब आई 2013 में आई थी। तो ये सभी क्या था, ऊषा क्या है, बड़ी बहन होती है आशा की। तो ऊषा का मतलब है अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब क्राइटेरिया बात करते हैं, अब अपन डील करेंगे, सबसे बड़ा टॉपिक रहने वाला है अपने लिए वो आशा है। ऊषा से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, ऊषा से एक ही क्वेश्चन आता है कि ऊषा कब आया, 2013 में आया। फुल फॉर्म क्या है, तो ऊषा अर्बन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से इसको जानते हैं। बात करें आशा के बारे में तो आशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो आशा की बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आशा रखनी है आशा से रखिए, अगर 1 नंबर चाहिए आशा से रखिए, अगर 2 नंबर चाहिए ऊषा से रखिए। तो यहाँ पर बड़ी बहन कौन है, ऊषा है, जबकि बात करें छोटी बहन की आशा है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर छोटी बहन रहने वाली है आशा। फुल फॉर्म पूछी जाती है मेनली, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आशा की फुल फॉर्म क्या होती है। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। किसके अंडर में आई थी, तो अंडर आशा कब आई थी, तो आशा अपन ने पढ़ा है अंडर द एनआरएचएम, एनआरएचएम के अंडर में आई थी। अब एनआरएचएम कब आया था, तो 5 अप्रैल 2005 को, 5 अप्रैल 2005 को एनआरएचएम आया। उसके साथ साथ ही क्या आ गई थी, आशा आ गई थी। आशा कितनी पॉपुलेशन पर होती है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि आशा की पॉपुलेशन कितनी होती है, आशा कितने पॉपुलेशन पर होती है, 1000 पॉपुलेशन पे होगी या फिर एवरी विलेज या 1 विलेज पर होती है। बात करें 1000 पॉपुलेशन या 1 विलेज पर क्या होती है, आशा देखने को मिलती है। तो आशा होती है, ये अपन ने पढ़ लिया है पूरा 1 बाय 1 करके, एक एक के बारे में पढ़ा है। अब क्राइटेरिया क्या कहता है कि आशा के बारे में क्या क्या क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि आशा है वो कौन फीमेल्स है, आशा और एएनएम होती है वो केवल और केवल फीमेल्स होती है। तो याद रखना है आपको आशा, आप आशा किसी मेल को नहीं बना सकते हैं, आशा होगी वो फीमेल कैंडिडेट होनी चाहिए। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को ही आप आशा बना सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट को आशा नहीं बना सकते हैं। तो आशा के लिए आपको क्या ढूंढ करके लाना है, एक फीमेल कैंडिडेट लानी है। और फीमेल भी कैसी होनी चाहिए, या तो मैरिड होनी चाहिए या फिर विडो हो सकती है, या फिर बात करें तो यहाँ पर डाइवोर्स वाली हो सकती है, विडो हो सकती है, या फिर मैरिड होनी चाहिए। अनमैरिड यहाँ पर आशा नहीं चलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं आशा के क्राइटेरिया के बारे में। लोकल रेजिडेंट होना चाहिए, ये नहीं है कि आप बाहर से लंदन से लाकर किसी फीमेल को आशा आपके गांव में बना देंगे, ऐसा नहीं चलने वाला है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर इसका लोकल रेजिडेंट होना चाहिए, वहीं की निवासी होने चाहिए, लोकल एरिया की निवासी होनी चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए, तो बात करें अगर आशा की एज की, तो ये भाभी जी कितने साल की होनी चाहिए, 25 से लेकर के 45 साल की भाभी जी होनी चाहिए। तो 25 से 45 इसकी एज होनी चाहिए। लोकल रेजिडेंट होनी चाहिए। 8th क्लास तक कम से कम इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो कम से कम 8th क्वालिफिकेशन, इसमें 8th क्लास तक की क्वालिफिकेशन होना जरूरी होती है। बात करें यहाँ पर या तो मैरिड होनी चाहिए, मैरिड हो, या फिर डाइवोर्स हो, या फिर विडो हो, विधवा हो सकती है। मैरिड सबसे पहले बात आती है कि या तो मैरिड हो या डाइवर्स हो या विडो हो। तो इसमें मेनली डाइवर्स और विडो को प्राथमिकता दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्सेप्टेड बाय द होल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। एक्सेप्टेड बाय होल कम्युनिटी के द्वारा उसको, पूरी की पूरी कम्युनिटी के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अब एक दो बात तो होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के द्वारा उसको एक्सेप्टेड किया जाना चाहिए। तो ये आशा के क्राइटेरिया है। बात करते हैं लोकल रेजिडेंट की होनी चाहिए। ये नहीं कि आप अब्रोड से ला करके कोई नारी को ला करके आप क्या बना दें, यहाँ पर आशा बना दें, ऐसा नहीं करना है। लोकल रेजिडेंट की होनी चाहिए, जहां की है वहां पर, जहां पर आशा बनाना चाहते हो आप वहीं की लोकल रेजिडेंट की गांव की होनी चाहिए। एज की बात करते हैं, 25 से
45 साल के बीच भाभी जी की एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम 8th क्लास तक फॉर्मल एजुकेशन होनी चाहिए। मैरिड हो, डाइवर्स और विडो होनी चाहिए। तो मेनली विडो और डाइवर्स को यहाँ पर क्या दी जाती है, प्राथमिकता देते हैं। बात करें एक्सेप्टेड होनी चाहिए, होल कम्युनिटी के द्वारा एक्सेप्टेड होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी ट्रेनिंग की ट्रेनिंग होती है आशा की कहां पर होती है, सब सेंटर पर होती है। एंड रिसोर्स पर्सन होता है फॉर ट्रेनिंग के लिए वो आंगनवाड़ी वर्कर और एएनएम होती है। तो बात करें यहाँ पर कि ट्रेनिंग कहां पर होगा, तो ट्रेनिंग होता है आशा का वो सब सेंटर पर होता है। यहाँ पर आशा का ट्रेनिंग कहाँ पर होगा, सब सेंटर पर होता है। कौन कौन इस ट्रेनिंग में होते हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर होगा, AWW आंगनवाड़ी वर्कर एंड एएनएम होती है। ये क्या होती है, इस ट्रेनिंग का पार्ट होती है। बात करें टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग के, तो ट्रेनिंग का जो टोटल ड्यूरेशन होता है 23 डेज की इसमें ट्रेनिंग होती है। तो और ड्यूरेशन कितना होगा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग होती है आशा की उसका ड्यूरेशन कितने दिन का होता है, तो 23 दिन की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। 23 डेज का ड्यूरेशन होगा। यहाँ पर ड्यूरेशन होती है ट्रेनिंग की वो 23 दिन की देखने को मिलेगी। तो ये आशा के बारे में सब कुछ आपने देख लिया है। अब बात करते हैं आशा के इंडिकेटर के बारे में कि आशा के वर्क को कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं जिनके द्वारा आशा के वर्क को क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे आशा के इंडिकेटर के बारे में कि आशा के कौन कौन से वर्क के लिए कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं आशा के वर्क को क्या करने के लिए, चेक करने के लिए। तो प्रोसेस इंडिकेटर, आउटकम इंडिकेटर एंड इंपैक्ट इंडिकेटर। इंडिकेटर आपको हेडिंग डालनी है, इंडिकेटर फॉर द आशा वर्क, आशा के काम को देखने के लिए या आशा के काम को चेक करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। तो यहाँ पर मेनली आपको 3 टाइप के इंडिकेटर देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइप होता है यहाँ पर प्रोसेस इंडिकेटर, आउटकम इंडिकेटर एंड इंपैक्ट इंडिकेटर के नाम से जाना जाता है। कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। हमें जाना है अपनी मंजिल तक पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। तो बात करते हैं इंडिकेटर फॉर द आशा वर्क, आशा के वर्क के लिए कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, उन इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो प्रोसेस इंडिकेटर, प्रोसेस इंडिकेटर होगा। सेकंड नंबर पे होता है यहां पर आउटकम इंडिकेटर, आउटकम इंडिकेटर। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे आता है वो आता है इंपैक्ट इंडिकेटर के नाम से इसको जाना जाता है। तो इंपैक्ट इंडिकेटर हो गया, प्रोसेस इंडिकेटर हो गया और आउटकम इंडिकेटर। तो 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं जो कि आशा के काम को बात बताने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस इंडिकेटर में नंबर ऑफ आशा, आशा कितने नंबर ऑफ आशा थी यहाँ पर आपको सेलेक्टेड किया जाता है। नंबर ऑफ आशा को सेलेक्टेड करेंगे, नंबर ऑफ आशा कितनी ट्रेनिंग दी गई, कितनी आशा को सेलेक्ट किया, कितनी आशा को ट्रेनिंग किया गया और जब आपके 1 साल पर आशा के रिव्यू मीटिंग के लिए बुलाया गया तो कितनी आशा का परसेंटेज गया उसमें। तो बात करते हैं नंबर ऑफ आशा सेलेक्टेड, कितनी आपने आशा को सेलेक्ट किया, कितने उसमें से क्या था कि कितनी नंबर ऑफ आशा को सेलेक्टेड किया गया, कितनी नंबर ऑफ आशा को क्या की गई, ट्रेनिंग दी गई। तो नंबर ऑफ आशा कितनी ट्रेंड की गई, नंबर ऑफ आशा ट्रेंड, नंबर ऑफ आशा कितनी सेलेक्टेड करी, कितनी ट्रेंड करी और वहां पर परसेंटेज ऑफ आशा रिव्यू इन द 1 ईयर, आफ्टर द 1 ईयर मीटिंग के बाद में परसेंटेज ऑफ आशा अटेंड द रिव्यू मीटिंग आफ्टर 1 ईयर। तो इसमें क्या करना है, बात करेंगे परसेंटेज की, परसेंटेज ऑफ आशा रिव्यू मीटिंग आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज।
आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद में कितनी आशा वहां पर मीटिंग के लिए गई, उनका परसेंटेज दिखाते हैं। तो प्रोसेस इंडिकेटर का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपने 100 आशा को सेलेक्टेड किया और उसमें से कितनी आशा, 100 ही आशा को ट्रेंड कर दिया, मान लीजिए 100 आशा, आपने 100 आशा को क्या किया, सेलेक्ट किया, उसमें से कितनी आशा ट्रेंड होने के लिए गई, मान लीजिए यहाँ पर 50 आशा थी, वो क्या हो गई, वहां से उनको ट्रेनिंग दी गई और उसमें से जब लास्ट 1 साल कंप्लीट हुआ तो उसमें से केवल उसका 25%, 50 में से 25% गई है, तो केवल इसका 25% क्या था, लास्ट तक पहुंची है 50% में से। तो 100 में से टोटल कितना परसेंट, 25% को क्या हुआ है, लास्ट तक पहुंची है। बात करें आउटकम इंडिकेटर के बारे में, तो नंबर ऑफ द क्लेम बाय द आशा, आउटकम इंडिकेटर होता है नंबर ऑफ क्लेम बाय आशा, आशा के द्वारा कितने नंबर क्लेम किए जाते हैं वो क्या बताता है, आउटकम इंडिकेटर के बारे में बताएगा। इंपैक्ट इंडिकेटर में क्या होता है, आईएमआर के बारे में बताती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी के बारे में, एमएमआर के बारे में बताएगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्रोड बर्थ रेट, क्रोड बर्थ रेट के बारे में, क्रोड डेथ रेट, सीडीआर के बारे में बताती है, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट के बारे में बताती है। ये क्या है, इंपैक्ट इंडिकेटर होता है। तो इन सभी इंपैक्ट के बारे में आशा के वर्क को क्या किया जाता है, यहाँ पर इंपैक्ट किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है आशा के वर्क के लिए। बात करते हैं आंगनवाड़ी में, तो पहला अपन ने पढ़ लिया है आशा के बारे में। तो आशा के बारे में पूरी जानकारी आपको कंप्लीट दे दी गई है। 1000 की पॉपुलेशन यहाँ पर विलेज में होती है, विलेज की पॉपुलेशन भी 1000 होती है। तो यहाँ पर आशा के बारे में आपने अच्छी तरीके से डील कर लिया है। अब आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में पढ़ते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर क्या कहता है, आंगनवाड़ी होती है वो सेंटर होता है, वो क्या होता है, कितने पर होता है, तो सब 1 बाय 1 करके एक एक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड नंबर है आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में, तो आपको सेकंड हेडिंग डालनी है AWW। AWW का मतलब होता है आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर। अब आंगनवाड़ी वर्कर क्या होती है, कितने पर होता है, तो बात करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर के बारे में पढ़ते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर कब आया था, अंडर था, किसके अंडर में आया था, तो आंगनवाड़ी वर्कर है किसके अंडर में आया, अंडर द ICDS। अब ICDS है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात करेंगे अंडर द ICDS। ICDS कब आया था, ICDS आया 1975 में, 1975 में आया था। फुल फॉर्म क्या होती है ICDS की, मतलब होता है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के नाम से इसको जाना जाता है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के नाम से इसको जाना जाता है। 1975 में अंडर द ICDS के अंडर में आंगनवाड़ी वर्कर को क्या किया गया था, लाया गया था। आंगनवाड़ी वर्कर अंडर द किसमें आए थे, ICDS में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के अंडर में। 1975 में किसको लाया गया, आंगनवाड़ी वर्कर को लाया गया। अब बात करते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम होता है, इट इज द ICDS। क्या है, तो ICDS क्या होता है, वर्ल्ड largest program, world largest program for the childhood adolescent girl, एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, इन सभी के लिए क्या होता है, एडोलेसेंट डेवलपमेंट के लिए और प्रेग्नेंट गर्ल्स के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम होता है अर्ली चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट डेवलपमेंट के लिए। और ये क्या होता है, यहाँ पर आंगनवाड़ी किसके अंडर में आती है, तो यहाँ पर ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो ये आपको याद रखना है। PSC CSC होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है, वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। बात करते हैं ट्रेनिंग ड्यूरेशन कितना होता है, तो AWW आंगनवाड़ी वर्कर का जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है कितने दिन का देखने को मिलेगा, तो AWW का जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, तो यहाँ पर
30 डेज का ट्रेनिंग का ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। 30 दिन की इसमें ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। आशा की ट्रेनिंग होती है 23 दिन की होती है। बात करें यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर की जो ट्रेनिंग होती है 30 दिन का देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसमें आंगनवाड़ी वर्कर में क्या क्या इसके बेनिफिशरीज कौन होते हैं आंगनवाड़ी में। बेनिफिशियरी कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर आईसीडीएस में कौन कौन होते हैं जो बेनिफिशियरीज होते हैं। ऑल चिल्ड्रन जिनकी एज होती है, ऑल चिल्ड्रन एज अप टू 6 ईयर, 6 साल तक के सभी छोटे बच्चे जिनकी एज होती है 6 साल तक होती है, ये इसमें बेनिफिशरीज होते हैं। 11 से 18 साल तक की कंवारी कन्याएं होती है, तो वो भी किसमें आती है, आईसीडीएस के अंडर में आती है। तो 11 to 18 ईयर्स अडोलेसेंट गर्ल, 18 साल से लेकर 11 साल से लेकर के 18 साल तक की एडोलेसेंट गर्ल होती है, वो भी किसमें आती है, आईसीडीएस में आती है। 11 साल से लेकर के 18 साल तक की जो कंवारी कन्याएं होती है वो भी किसमें आती है, एडोलेसेंट में। या फिर आईसीडीएस की बेनिफिशरीज होती है प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग मदर होती है वो भी आईसीडीएस में आती है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग, अब प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग का मतलब क्या होता है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर कौन सी होती है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर के बारे में पढ़ते हैं। लैक्टेटिंग मदर का मतलब होता है ऐसी फीमेल जो कि अपने बच्चे को क्या कराती है, दूध पिलाती है या ब्रेस्ट फीड करवाती है, उन्हें लैक्टेटिंग मदर के नाम से जाना जाता है। फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज, जो फीमेल्स होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज के दौरान वो भी किसमें आती है, आईसीडीएस में आती है। तो फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज, फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज के दौरान जो फीमेल होती है वो भी आईसीडीएस के अंडर में आती है। तो ये सभी क्या होते हैं, आईसीडीएस के अंडर में आती है। अब बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं आईसीडीएस में, बेनिफिट के बारे में पढ़ते हैं। बेनिफिशरीज पढ़ लिया अपन ने, अब पढ़ते हैं इसके बेनिफिट के बारे में कि क्या क्या उसमें बेनिफिट दिया जाता है। तो यहाँ पर आप बात करते हैं यहाँ पर कि बेनिफिट बेनिफिशरीज कौन कौन होते हैं, इनके बारे में पढ़ लिया है। अब क्या क्या बेनिफिट दिया जाता है यहाँ पर आईसीडीएस के अंदर या आंगनवाड़ी में, क्या क्या बेनिफिट दिए जाते हैं, उन बेनिफिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर वीडियो को मैक्सिमम अपने क्लास को अपने चहेतों तक और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन सभी को इनका बेनिफिट मिल सके। तो बात करते हैं यहाँ पर बेनिफिट के बारे में कि क्या क्या बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या होगा, तो बेनिफिट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाएगा। बात करें यहाँ पर इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है, तो इम्यूनाइजेशन 3rd नंबर पे बात करते हैं। यहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देंगे, इम्यूनाइजेशन करते हैं, हेल्थ चेकअप किया जाता है, हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप किया जाएगा, इम्यूनाइजेशन दिया जाता है, हेल्थ चेकअप करते हैं, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन रेफरल सर्विसेज प्रोवाइडेड करवाई जाती है, रेफरल सर्विसेज भी प्रोवाइडेड कराता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा, तो सप्लीमेंट्री हेल्थ एजुकेशन, रेफरल सर्विसेज, हेल्थ ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन दी जाती है। बात करें यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन दिया जाएगा अप टू द 6 ईयर। फॉर्मल तो देखा होगा आपने, आंगनबाड़ी में भी छोटे बच्चों की पढ़ाते हैं, तो फॉर्मल एजुकेशन अप टू 6 ईयर, 6 साल तक के छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, फॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। 6 साल तक के छोटे बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन दिया जाता है। बात करें यहाँ पर हार्ट ऑफ आईसीडीएस के बारे में कि आईसीडीएस का हार्ट क्या कहलाता है, हार्ट ऑफ आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंटल सर्विसेज का जो हार्ट होता है किसे जाना जाता है, तो आंगनवाड़ी जो सेंटर होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर को किस नाम से जानते हैं, हार्ट ऑफ द आईसीडीएस आंगनवाड़ी सेंटर कहलाएगा। आंगनवाड़ी का मतलब होता है, आंगनवाड़ी सेंटर को
किसका हार्ट कहा जाता है? आईसीडीएस का हार्ट कहते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर को कहते हैं। अगर आगे बात करें कि इसमें मेनली क्या देखने को मिलेगा, जो प्रिंसिपल वर्कर होता है इसका, जो आईसीडीएस है उसका प्रिंसिपल वर्कर की बात करें इसमें कि प्रिंसिपल वर्कर कौन होता है, कौन होते हैं जो किसका प्रिंसिपल वर्क करता है, तो एडब्ल्यूडब्ल्यू आंगनवाड़ी वर्कर होता है। एडब्ल्यूडब्ल्यू का मतलब होता है आंगनवाड़ी वर्कर। आपने देखा होगा कि आपके गांव में आंगनवाड़ी होती है और आंगनवाड़ी में एक बहन जी रहती है, वो क्या करती है, और आंगनवाड़ी वर्कर होती है जो इसका क्या करती है, प्रिंसिपल वर्कर होती है आंगनवाड़ी वर्कर का। अब बात करें सीडीपीओ का कि सीडीपीओ क्या होता है, तो सीडीपीओ होगा, एक सीडीपीओ कितने पर होता है, तो एक सीडीपीओ होता है 1,00,000 पॉपुलेशन या 1 सीडीपीओ। अब बात करते हैं यहाँ पर आंगनवाड़ी कितने पर होती है, तो एडब्ल्यू होती है, आपने पढ़ा था एडब्ल्यूडब्ल्यू 1,000 पॉपुलेशन पर होती है। तो 1,000 पॉपुलेशन पर एक गांव में एक क्या देखने को मिलती है, आंगनवाड़ी वर्कर देखने को मिलेगा, आंगनवाड़ी होती है। बात करते हैं यहाँ पर 1 सीडीपीओ का। सीडीपीओ का मतलब होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर कितने पर होता है, तो ये होता है भाई साहब आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर 1 लाख पर होगा। 1 लाख, या बात करते हैं 1,00,000 पर सीडीपीओ होता है, कितनी पॉपुलेशन होगा, तो 1,00,000 पर होता है। कितने आंगनवाड़ी पर होता है, तो एक एडब्ल्यूडब्ल्यू 100 यानी कि 100 आंगनवाड़ी वर्कर होंगे। या बात करें 100 आंगनवाड़ी पर कितना वर्क सीडीपीओ होता है, तो 100 आंगनवाड़ी या 100 आंगनवाड़ी वर्कर पर क्या होता है, एक सीडीपीओ देखने को मिलेगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होता है ये सीडीपीओ होता है। बात करें यहाँ पर 4 मुख्य सेविका होती है जो कि इनका क्या करती है, मेनली एक सीडीपीओ कितने पर होता है, तो एक सीडीपीओ होता है वो कितनी पॉपुलेशन पर होगा, 1,00,000 पॉपुलेशन पर होता है, या 100 सेंटर पर होगा, 100 आंगनवाड़ी सेंटर पर होता है, या 100 आंगनवाड़ी वर्कर पर होगा, या 100 आंगनवाड़ी सेंटर पर देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, सीडीपीओ होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 4 मुख्य सेविका पर होता है, तो विच सुपरवाइज करता है फंक्शन ऑफ द 4 मुख्य सेविका। आप सीडीपीओ क्या करेगा, फॉर मुख्य सेविका, मुख्य सेविका के वर्क को क्या करता है, यहां पर सुपरवाइज करेगा। तो सुपरवाइज फॉर मुख्य सेविका के वर्क को क्या करता है, ये सुपरवाइज करता है, 4 मुख्य सेविका के वर्क को सुपरवाइज करता है। बात करें एक मुख्य सेविका होती है, एक मुख्य सेविका कितनी पॉपुलेशन पर होती है, तो एक मुख्य सेविका होती है 25,000 पॉपुलेशन पर हो गए। या बात करें यहाँ पर एक मुख्य सेविका होती है 25,000 पॉपुलेशन पर हो गए, या 25 आंगनवाड़ी वर्कर पर होती है, या 25 आंगनवाड़ी सेंटर पर देखने को मिलती है। तो ये सभी आंगनवाड़ी सेंटर पर देखने को मिलेगा। तो ये सभी है क्या होती है। अब मैं आपको मोटे मोटे अक्षर में समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर आपने देखा था कि हार्ट ऑफ द आईसीडीएस का हार्ट होता है आंगनवाड़ी सेंटर होगा, प्रिंसिपल वर्कर होता है इसका आंगनवाड़ी वर्कर होता है। आंगनवाड़ी वर्कर कितनी पॉपुलेशन पर होता है, 1,000 पॉपुलेशन पर होगा, 1,00,000 पॉपुलेशन पर एक सीडीपीओ होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होगा। बात करें यहाँ पर कि 1,00,000 पॉपुलेशन में 100 क्या आती है, आंगनवाड़ी वर्कर या 100 आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं जो कि मेनली 4 मुख्य सेविका के वर्क को सुपरवाइज करता है। अब एक मुख्य सेविका 25,000 पॉपुलेशन पर या फिर 4 किस पर होती है, या तो 25,000 पॉपुलेशन पर होगी, या 25 आंगनवाड़ी सेंटर पर होती है, या बात करें 25 आंगनवाड़ी वर्कर पर क्या होती है, एक मुख्य सेविका होती है, और 4 मुख्य सेविका के वर्क को एक सीडीपीओ सुपरवाइज करता है। तो ये सभी क्या है, आंगनवाड़ी वर्कर से रिलेटेड
जानकारी आपके पास पहुंचा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर मेनली क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से 6 से बेहतर, अगर मान लीजिए अब इसमें कितना कैलोरी दिया जाता है और कितना इसमें क्या दिया जाएगा, प्रोटीन दिया जाता है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो जल्दी से आप यहाँ पर लिख लीजिए कि अगर बच्चा है, अगर कोई चिल्ड्रन है 6 मंथ से लेकर के 72 मंथ का अगर कोई चिल्ड्रन है, तो एज ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप की बात करें यहाँ पर कितना उसको किलो कैलोरी क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी मिलेगी कितनी कितनी देनी है और प्रोटीन उसको कितना दिया जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर कोई ग्रुप में 6 से लेकर के 72 मंथ का अगर कोई बच्चा होता है, 6 मंथ से 72 मंथ का अगर कोई बच्चा है, कितना किलो कैलोरी देना है, तो उसको 300 किलो कैलोरी देते हैं। प्रोटीन की बात करें तो 8 से 10 ग्राम उसको डेली प्रोटीन दिया जाएगा, 8 से 10 ग्राम पर डे के हिसाब से उसको प्रोटीन देते हैं। बात करें यहाँ पर मदर्स के, और मदर कौन सी होती है, तो सीवियर माल नरिश के बारे में बात करेंगे, प्रेगनेंस और लैक्टेटिंग के बारे में बात करते हैं। अगर कोई बच्चा है वो सीवियर माल नरिश्ड है, सीवियर माल नरिश्ड है, तो उसको कितना किलो कैलोरी देना है, 600 किलो कैलोरी देते हैं। बात करें यहाँ पर कितना प्रोटीन देंगे, तो 20 ग्राम पर डे के हिसाब से उसको प्रोटीन दिया जाता है। बात करें अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी के बारे में या लैक्टेटिंग के बारे में, तो अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है या फिर कोई लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, तो कितना किलो कैलोरी यहाँ पर दिया जाएगा, तो 500 किलो कैलोरी यहाँ पर दिया जाता है। आगे बात करते हैं प्रोटीन कितना देंगे, तो प्रोटीन होता है 15 से 20 ग्राम पर डे के हिसाब से यहाँ पर प्रोटीन दिया जाता है, तो 15 से 20 ग्राम पर डे यहाँ पर प्रोटीन देंगे। ये क्या होता है, एज स्पेसिफिक यहाँ पर प्रोटीन दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना KSY, किशोरी शक्ति योजना के बारे में पढ़ते हैं। किशोरी शक्ति योजना क्या थी, किशोरी शक्ति योजना। अब बात करते हैं किशोरी शक्ति योजना के बारे में कि किशोरी शक्ति योजना क्या कहती है, कब आई थी, तो किशोरी शक्ति योजना आई थी 1 नवंबर 2007। 1 नवंबर 2007 को क्या किया गया था, किशोरी शक्ति को योजना को स्टार्टेड किया गया था। अब किशोरी शक्ति योजना पहले किस नाम से चलती थी, तो प्रायर इट वाज नोन एज द एडोलेसेंट गर्ल स्कीम, तो इसको पहले किस नाम से था, तो प्रायर में किस नाम से जाना जाता था, उसका नाम चेंज करके यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना रख दिया गया। प्रायर में इसको कहा जाता था एडोलेसेंट स्कीम गर्ल, तो इसे प्रायर में कहा जाता था एडोलेसेंट गर्ल स्कीम के नाम से इसको जाना जाता था। तो प्रायर इट इज नॉन एज एडोलेसेंट गर्ल स्कीम, एडोलेसेंट गर्ल स्कीम के नाम से इसको जाना गया था। बात करते हैं एडोलेसेंट गर्ल स्कीम कब आई थी, तो एडोलेसेंट गर्ल स्कीम आई थी वो कब देखने को मिले थे, तो यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना, सॉरी यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना थी वो कब आई थी, तो किशोरी शक्ति योजना 31 अगस्त को आई थी। 31 अगस्त 2007 को किशोरी शक्ति योजना कब आई, 31 अगस्त 2007 को आई थी। लेकिन बात करें एडोलेसेंट गर्ल स्कीम, एडोलेसेंट गर्ल स्कीम था कब देखने को मिला, 1 नवंबर 1991 को क्या आई थी, किशोरी शक्ति योजना के बाद में को किसमें नाम में कन्वर्ट किया गया, तो यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना पहले किस नाम से जानी जाती थी, एडोलेसेंट गर्ल स्कीम के नाम से जानी जाती थी। और एडोलेसेंट गर्ल स्कीम कब आई थी, 1 नवंबर 1991 को एडोलेसेंट गर्ल स्कीम आया, उसी का नाम चेंज करके यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना रख दिया गया। और किशोरी शक्ति योजना ये कब कन्वर्ट किया गया, तो ये कन्वर्ट किया गया 31 अगस्त 2007 को इसको किशोरी शक्ति योजना में कन्वर्ट किया गया। अब इसके क्या क्या अप्रोच होती है, तो अप्रोच की बात करें तो गर्ल टू गर्ल अप्रोच एंड बालिका मंडल, गर्ल्स टू गर्ल्स, ऐसी कोई भी अगर समस्या होती है जो कि गर्ल्स अपनी एज ग्रुप वाली गर्ल्स को बताती है, तो ये इसमें तैयार किया गया गर्ल टू गर्ल अप्रोच एंड बालिका मंडल। सेकंड नंबर पे क्या लाया गया, बालिका मंडल बनाए गए कि बालिकाओं का
मंडल बना दूं ताकि वो क्या कर सके, ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जो कि एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती है। तो ये क्या था, बालिका मंडल। बात करते हैं तो यहाँ पर दो विलेज लेवल के आशा और आंगनवाड़ी अपन ने कंप्लीट कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ट्रेंड हेल्थ असिस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, टीबीए के बारे में पढ़ते हैं, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वीएचजी विलेज हेल्थ गाइड के बारे में। तो यहाँ पर चारों विलेज लेवल की यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दो अपन ने आशा के बारे में पढ़ लिया, आंगनवाड़ी वर्कर जो कि आईसीडीएस के अंडर में था। आशा किसके अंडर में आई थी, एनआरएचएम के अंडर में आई थी। एनआरएचएम कब आया था, 5 अप्रैल 2007 को आया। आईसीडीएस कब आया, 1975 में आईसीडीएस आया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आईसीडीएस पूछा जाता है। आईसीडीएस और एनआरएचएम दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, टीबीए के बारे में। तो थर्ड आपको लिखना है टीबीए। टीबीए का मतलब होता है ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट। ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट के नाम से इसको जाना जाता है। ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट के नाम से इसको जाना जाएगा। टीबीए क्या होता है, तो टीबीए की बात करते हैं। टीबीए कब आया था, तो टीबीए आया था 2000 से लेकर के 2001, 2000 और 2001 में टीबीए को क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया। टीबीए क्या होता है, ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट होता है। इसकी जो ट्रेनिंग होती है टीबीए के 40 + 40 आवर्स की, टोटल 80 आवर्स की इसमें ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग की बात करें यहाँ पर, ट्रेनिंग ऑफ टीबीए, टीबीए की जो ट्रेनिंग होती है कितने मंथ की होती है, तो यहाँ पर कितने डेज की होती है, 40 + 40 डेज का इसका ट्रेनिंग देखने को मिलेगा। तो टोटल की बात करें, टोटल ड्यूरिंग ऑफ द टीबीए की जो टोटल ट्रेनिंग होती है 80 डेज की होती है, जिसमें 40 + 40 की देखने को मिलेगी। बात करें यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में 40 आवर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। जो नॉर्मल कंडीशंस होती है, नॉर्मल कंडीशंस की ड्यूटी लगाते हैं 40 घंटे की, तो 40 आवर्स की इसमें नॉर्मल कंडीशन में लगाते हैं, जिसमें कि मेनली कितने दिन तक लगाई जाती है, तो 5 डेज, फॉर 5 डेज और 5 डेज तक लगाते हैं 8 आवर पर डे के हिसाब से। तो 8 आवर पर डे फॉर 5 डेज के लिए, फॉर 5 डेज पर डे 8 आवर, 8 आवर्स पर डे के हिसाब से कितने दिन तक लगानी है, तो पर डे के हिसाब से 8 घंटे लगाने हैं 5 दिन के लिए। बात करें यहाँ पर बाकी के बचे हुए जो 40 घंटे होते हैं, 40 आवर्स इन एबनॉर्मल कंडीशन। जो भी एबनॉर्मल कंडीशंस होती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उनके लिए 40 घंटे अलग से लगाई जाती है। एबनॉर्मल कंडीशंस के लिए, एबनॉर्मल कंडीशन में वो कितने दिन तक लगाते हैं, तो पर डे 8 आवर, पर डे वही 8 आवर्स की ड्यूटी लगाते हैं। और कितने दिन तक लगाएंगे, तो फॉर 5 डेज, 5 दिन के लिए। 8 पंजो 40 हो गए, तो 5 दिन के लिए। यहाँ पर बात करते हैं टीबीए की, तो टीबीए में क्या किया गया, यहाँ पर 2000 और 2001 में टीबीए आया था। इसमें ट्रेनिंग होती है, टोटल ड्यूरेशन 80 आवर्स की ट्रेनिंग लगाई जाती है टोटल ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट के लिए। इसमें मेनली क्या होता है, जो भी नॉर्मल कंडीशन होती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उनको 40 घंटे की ट्रेनिंग लगाएंगे। 8 घंटे की ट्रेनिंग लगाई जाती है 5 दिन तक। बात करें एबनॉर्मल कंडीशंस में, पर डे 8 आवर्स की ड्यूटी लगाएंगे 5 डेज तक। तो 40 + 40 करके 80 आवर्स की इसमें ड्यूटी कंप्लीट की जाती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पर कि विलेज में जो चौथी पोस्ट थी वो कौन सी रहने वाली है, वीएचजी, विलेज हेल्थ गाइड की पोस्ट रहती है। विलेज, वीएचजी का मतलब होता है विलेज हेल्थ गाइड। विलेज हेल्थ गाइड के नाम से, वीएचजी को विलेज हेल्थ गाइड के नाम से जाना जाता है। कब आई थी, तो विलेज हेल्थ गाइड आई थी 2 अक्टूबर 1977। 2 अक्टूबर 1977 को विलेज हेल्थ गाइड को फर्स्ट स्टार्टेड किया गया था। कब स्टार्टेड किया गया, विलेज हेल्थ गाइड को फर्स्ट स्टार्टेड किया गया 2 अक्टूबर 1977 को फर्स्ट स्टार्टेड किया गया। इसमें 200 आवर की ड्यूरिंग 3 मंथ में। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, 200 आवर्स की ड्यूटी कंप्लीट की जाती है
फॉर 3 मंथ के लिए 3 मंथ के में कितने आवर्स की ड्यूटी लगाते हैं, तो 200 आवर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। 3 मंथ में 200 आवर्स की ड्यूटी को कंप्लीट किया जाता है। बात करें इसके फंक्शन की कि इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, तो ये क्या करेगी, ट्रीटमेंट करती है माइनर इलनेस का, फर्स्ट एड के सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती है, एमसीएस सर्विसेज के बारे में बताएगी और हेल्थ एजुकेशन देती है। तो अगर आप इसके फंक्शन लिखना चाहते हैं कि विलेज हेल्थ गाइड के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो ट्रीटमेंट करती है माइनर इलनेस का, ट्रीटमेंट फॉर द माइनर इलनेस, माइनर इलनेस का क्या करेगी, यहाँ पर ट्रीटमेंट करती है माइनर इलनेस का, हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताती है, हेल्थ एजुकेशन के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती है कि फैमिली प्लानिंग के भी प्रचार करने का काम करती है, तो फैमिली प्लानिंग होगा, हेल्थ एजुकेशन फैमिली प्लानिंग, ट्रीटमेंट ऑफ द माइनर अलाइनमेंट्स के बारे में फर्स्ट एड देती है। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड का मतलब होगा प्राथमिक उपचार। और बात करें तो उसके साथ साथ में क्या करती है, ये एमसीएच सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, तो एमसीएच सर्विसेज, और एमसीएच का मतलब होता है मैटरनल एंड चाइल्ड, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। एमसीएच सर्विसेज का मतलब होता है मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में प्रोवाइडेड करवाती है। तो ये सभी विलेज हेल्थ की जो टोटल क्या थी, यहाँ पर टोटल जो भी पोस्ट रहती थी 4 पोस्ट, ए आशा के बारे में पढ़ा, उसके बाद में अपन ने आईसीडीएस में आंगनवाड़ी वर्कर पढ़ लिया है, जो कि मेनली क्या होता है, टोटल सेंट्रल के गवर्नमेंट के अंडर में होता है। उसके बाद में टीबीए पढ़ा, ट्रेंड वर्थ अटेंडेंट के बारे में पढ़ा, विलेज हेल्थ गाइड के बारे में, इन सभी के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं अपन सब सेंटर की ओर बढ़ने वाली है, तो विलेज को छोड़कर अपन सब सेंटर पर चलते हैं। सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन पर होता है, कितने टाइप के होते हैं सब सेंटर ए एंड सब सेंटर बी होता है, मेनली कितना स्टाफ होगा, सब सेंटर ए पर 3 स्टाफ होता है। बात करें सब सेंटर बी की, तो सब सेंटर बी पर टोटल 4 स्टाफ देखने को मिलेगा। पीएससी के बारे में पढ़ेंगे, सभी के बारे में, पीएससी के बारे में, सब सेंटर और सीएससी के बारे में अलग अलग करके 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर आगे बढ़ते रहिए। कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटाकर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटाकर दिखा, कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ ना आया हाँ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है, कि जिंदगी में हर्षों क्यों पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता, टाला नहीं जाता। तो यहाँ पर बात करते हैं सब सेंटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए आप सब सेंटर, और सब सेंटर का नाम चेंज करके HWC कर दिया गया है। HWC का मतलब होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिस पर कि क्या होगा, यहाँ पर जाकर के जब भी आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या सीएचओ बन जाओगे, तो वहां पर कम्युनिटी हेल्थ नर्स हेल्थ ऑफिसर को पोस्टेड किया जाता है, कहां पर, एसडब्ल्यूसी या सब सेंटर पर। तो सब सेंटर को नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, यहाँ पर इसका नाम चेंज करके क्या रखा है, तो एचडब्ल्यूसी कर दिया। बात करें यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन की कि सब सेंटर या एचडब्ल्यूसी पर कितनी पॉपुलेशन होती है, तो 3000 होगी। कितने हिली एरिया में बात करते हैं, हिली एरिया में 3000 देखने को मिलेगी, और प्लेन एरिया की बात करें तो 5000 प्लेन एरिया में होती है, जबकि हिली एरिया में 3000 हो गए, प्लेन में होती है 5000 होती है। टाइप्स की बात करते हैं, यहाँ पर कितने टाइप के सब सेंटर होते हैं, तो 2 टाइप के सब सेंटर होगा, जिसमें होता है सब सेंटर ए, सब सेंटर ए एंड सब सेंटर बी। अब सब सेंटर ए क्या होता है, सब सेंटर ए का मतलब होता है ऑल रिकमेंडेड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड करवाता है एक्सेप्ट डिलीवरी। तो सब सेंटर ए में क्या होता है कि ऑल रिकमेंडेड सर्विसेज प्रोवाइडेड
एक्सेप्ट डिलीवरी, डिलीवरी को छोड़ करके सभी सर्विसेज क्या करवाएगा, ये प्रोवाइडेड करवाता है। एक्सेप्ट डिलीवरी, डिलीवरी को छोड़कर बाकी सभी सर्विसेज प्रोवाइडेड करवाता है। एक्सेप्ट डिलीवरी। स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर कितना स्टाफ देखने को मिलेगा, टोटल 3 स्टाफ होता है। टोटल 3 स्टाफ में क्या होगा, एक क्या होगा, वन मेल हेल्थ वर्कर होगा, मेल हेल्थ वर्कर, 1 फीमेल हेल्थ वर्कर, और 1 क्या होता है, सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी का काम क्या होता है, सफाई करने का। एक मेल हेल्थ वर्कर होगा, एक फीमेल हेल्थ वर्कर होती है और एक सफाई कर्मचारी होता है। सफाई कर्मचारी क्या होता है, पार्ट टाइम होता है, वो सारे दिन नहीं होता है, जब भी काम होता है आता है चला जाता है, पार्ट टाइम होगा। एक मेल हेल्थ वर्कर, एक फीमेल हेल्थ वर्कर होता है। बात करें यहाँ पर टाइप सेकंड की, टाइप सेकंड क्या होता है, तो सब सेंटर बी के बारे में या टाइप सेकंड के बारे में बात करते हैं। टाइप बी के बारे में बात करेंगे तो टाइप बी में क्या होता है, यहाँ पर क्या की जाती है, और प्रोवाइड रिकमेंडेड हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग डिलीवरी। तो इसमें इसके साथ साथ क्या होता है, डिलीवरी भी करवाते हैं। यहाँ पर डिलीवरी कंडक्टेड एंड ऑल रिकमेंडेड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड, ऑल रिकमेंडेड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडेड करवाई जाएगी और उसके साथ में डिलीवरी भी कंडक्ट करवाई जाती है। यहाँ पर स्टाफ की बात करें तो टोटल स्टाफ कितना देखने को मिलेगा, टोटल स्टाफ होता है 4 होता है। एक क्या होगा यहाँ पर, मेल हेल्थ वर्कर होता है 2, फीमेल हेल्थ वर्कर कितनी होगी, 2 देखने को मिलेगी, और एक सफाई कर्मचारी होता है जो कि परमानेंट होता है। तो यहाँ पर टाइप बी में 2 फीमेल हेल्थ वर्कर होती है, एक मेल हेल्थ वर्कर होता है, और यहाँ पर सफाई कर्मचारी होता है। ये सफाई कर्मचारी परमानेंट होगा, एक देखने को मिलेगा, एक सफाई कर्मचारी, 2 फीमेल हेल्थ वर्कर, एक मेल हेल्थ वर्कर, टोटल करके टोटल स्टाफ होता है 4 देखने को मिलता है। तो ये 4 स्टाफ होते हैं। द मोस्ट पेरिफेरल और फर्स्ट पॉइंट होता है जो कि मेनली किसको, हेल्थ तो कम्युनिटी के बीच में कांटेक्ट करता है। इट कम अंडर द 100%, ये किस में आता है, तो सब सेंटर होता है, वो किसके अंडर में आता है, तो यहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। ये क्या है, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। बात करें यहाँ पर, अब मेनली यहाँ से क्वेश्चन आता है, टोटल नंबर ऑफ सब सेंटर क्या, ईच सब सेंटर कितने विलेज को कवर करता है। तो बात करें अगर यहाँ पर ईच, SC का मतलब है ईच सब सेंटर कितने विलेज कवर करता है, तो टोटल 4 विलेज को कवर करता है, टोटल 4 विलेजेस को कवर करेगा। टोटल 4 विलेज को एक सब सेंटर होता है, उसमें कितने विलेज आते हैं, 4 विलेज देखने को मिलेगा। अगर बात करें इसके रेडियस की कि इसका रेडियस कितना देखने को मिलता है, तो रेडियस कवर करेगा ईच सब सेंटर 2.6 किलोमीटर विथ 21 स्क्वायर किलो एरिया में। तो बात करें रेडियस की कि इसका रेडियस कितना होता है, तो रेडियस होगा 2.6 किलोमीटर। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या कैसे होती है मैं समझाऊंगा अभी आपको। तो रेडियस होता है वो कितना देखने को मिलेगा, तो रेडियस होता है 2.6 किलोमीटर की होती है, 2.6 किलोमीटर का देखने को मिलेगा। इसका जो रेडियस होता है 2.6 किलोमीटर का होता है विथ 21 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, विथ 21 स्क्वायर, ठीक, और ऊपर डैश का मतलब होता है विथ, तो 21 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब समझने के लिए आपको याद रखना है यहाँ पर कि ईच सब सेंटर में कितने विलेज आते हैं। प्रत्येक सब सेंटर के अंडर में 4 विलेज देखने को मिलेगा। इसकी जो रेडियस होती है, अब अगर मैं रेडियस की बात करूं कि रेडियस क्या होती है, तो ये पूरा अगर मान लीजिए
गोला है और यहाँ पर इसका सेंट्रल पार्ट होता है। तो इसका ये पूरा गोले में अगर इसको डिवाइडेड किया जाता है तो ये इसका क्या होता है, व्यास होता है, जो दो टुकड़ों में बट गया व्यास होता है। लेकिन इस व्यास की आधी जो लंबाई होती है उसे त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक इसकी क्या कहलाएगी, ये क्या है, रेडियस होती है, यानी चौथा भाग होता है व्यास से आधे में क्या होती है, त्रिज्या होती है, रेडियस होती है। तो इसका रेडियस 2.6 किलोमीटर का देखने को मिलेगा विद 21 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसका क्या होता है, विद 21 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करता है। तो इसकी रेडियस होती है 2.6 किलोमीटर का देखने को मिलेगा। ये सभी क्या है, सब सेंटर के बारे में बात करते हैं, पीएससी के बारे में पढ़ते हैं। पीएससी क्या होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पीएससी के बारे में पढ़ते हैं। पीएससी में टोटल कितना स्टाफ होता है, तो पीएससी भी 2 टाइप की देखने को मिलेगा। पीएससी में स्टाफ होता है पीएससी ए और पीएससी बी होती है। पीएससी ए में टोटल स्टाफ होता है 15 होगा। यहाँ पर डिलीवरी लोड होता है पर मंथ 15 से कम देखने को, 20 से कम होता है पर मंथ। लेकिन बात करें पीएससी बी में, तो पीएससी बी में 20 डिलीवरी से पर मंथ ज्यादा होती है। यहाँ पर टोटल 16 स्टाफ देखने को मिलेगा और एक एक्स्ट्रा मेडिकल ऑफिसर होता है। तो ये सभी क्या है, पीएससी कितने पर होती है, तो पीएससी बात करें प्लेन एरिया में 30,000 पर और हिली और ट्राइबल एरियाज में होती है 20,000 पर देखने को मिलेगी। टोटल कितनी पॉपुलेशन होती है, यहाँ पर 20 से 30,000 की पॉपुलेशन पर एक पीएससी बनाया जाता है। टोटल स्टाफ होगा 15 होता है टाइप फर्स्ट में, जिसमें कि डिलीवरी लोड होता है 20 से डिलीवरी पर मंथ से कम होगा। बात करें टाइप बी पीएससी में, तो डिलीवरी लोड होता है 20 डिलीवरी से ज्यादा पर मंथ होती है, टाइप पीएससी बी में जाएगा। बात करें यहाँ पर टोटल स्टाफ 16 होगा, जिसमें एक्स्ट्रा मेडिकल 1 ऑफिसर होता है, एक्स्ट्रा होता है, सीएससी होती है, पीएससी एज रेफरल सेंटर होता है सब सेंटर के लिए। कितने सब सेंटर के लिए, तो पीएससी जो रेफरल करता है या सीएससी के लिए जो रेफरल होती है पीएससी में, तो कितनी पीएससी होगी, तो वहां पर 6 सब सेंटर के लिए पीएससी होता है, वो क्या करता है, रेफरल सर्विसेज की बात करें यहाँ पर, तो पीएससी फर्स्ट कांटेक्ट होता है बिटवीन विलेज कम्युनिटी और मेडिकल ऑफिसर्स। जहां पर पहले मिलेगा तो विलेज मेडिकल ऑफिसर कहां बैठता है, पीएससी पर बैठता है, ओवरऑल इंचार्ज होता है। पीएससी एस्टेब्लिश हुई थी अंडर मिनिमम नीड प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के टोटल अंडर में आती है। मिनिमम नीड प्रोग्राम में इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया। नंबर ऑफ बेड कितने होते हैं, तो पीएससी पर नंबर ऑफ बेड होते हैं 6 से 10 देखने को मिलेगा। मिनिमम बेड होते हैं 4 होने चाहिए। टोटल विलेज कवर करती है 29 विलेज कवर करेगी। रेडियस कवर करती है 6.6 किलोमीटर का और जो इसका स्क्वायर टोटल एरिया कवर किया जाता है पीएससी के द्वारा वो 140 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। तो ये सभी आपके क्या है, पीएससी के बारे में मोटी मोटी जानकारी मैंने दे दी है। तो आपको पीएससी पढ़ना है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है। बात करते हैं यहाँ पर पीएससी के बारे में, पीएससी क्या होती है, तो जल्दी जल्दी आपको लिखना है यहाँ पर पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अब आपको अपनी पेन और कॉपी उठा करके जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, यहाँ पर जल्दी से लिखते जाना है। पीएससी की पॉपुलेशन की बात करते हैं कि पॉपुलेशन कितनी पे देखने को मिलेगा, तो पॉपुलेशन होती है यहाँ पर 20,000 से लेकर के 30,000 पॉपुलेशन पर एक पीएससी होती है। तो यहाँ पर 20 से लेकर 30,000 20 कहां पर देखने को मिलेगा, तो बात करें यहाँ पर अगर मान लीजिए हिली एरिया की बात करते हैं, हिली एरिया, फिर ट्राइबल एरिया की बात करें 20,000 हो गए, प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन पर देखने को मिलती है। बात करें कितने टाइप की होती है, तो यहाँ पर 2 टाइप की होगी, पीएससी ए एंड पीएससी बी। पीएससी ए में क्या होता है, यहाँ पर जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी लोड होगा कितना होता है, तो लेस देन 20 पर मंथ, 20 से कम डिलीवरी होती है पर मंथ। स्टाफ की बात करें तो टोटल स्टाफ कितना देखने को मिलेगा, टोटल स्टाफ होता है 15 होगा। एक मेडिकल ऑफिसर होता है। यहाँ पर बात करें अगर पीएससी बी के बारे में कि पीएससी बी क्या कहती है, तो पीएससी बी कहती है कि डिलीवरी जो लोड होता है
पर मंथ डिलीवरी का जो लोड होगा कितना होता है, मोर देन 20 पर मंथ देखने को मिलेगा। आगे बात करें अगर यहाँ पर स्टाफ के बारे में कि इसमें टोटल कितना स्टाफ होता है, तो 16 स्टाफ होगा। 1 एक्स्ट्रा मेडिकल ऑफिसर, 1 एक्स्ट्रा मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और तो 1 एक्स्ट्रा मेडिकल ऑफिसर कहां पर होता है, यहाँ पर होता है। बात करते हैं यहाँ पर कि टोटल 29 सब सेंटर कवर बाय पीएससी। एक पीएससी के द्वारा कितने सब सेंटर को कवर किया जाता है, तो टोटल 29 सब सेंटर कवर किए जाते हैं बाय द पीएससी। एक पीएससी के द्वारा टोटल 29 सब सेंटर को कवर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगर बात करें यहाँ पर कि मेनली क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक पीएससी होती है, 1 पीएससी वर्क एज ए रेफरल यूनिट फॉर 6 सब सेंटर। 6 सब सेंटर के लिए ये क्या करती है, 6 सब सेंटर के लिए रेफरल यूनिट का काम करती है। अगर बात करें यहाँ पर कि मेनली क्या देखने को मिलेगा, तो ये टोटल किसके अंडर में आती है, तो ये क्या है कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। पीएससी और सीएससी होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है, जबकि आंगनवाड़ी वर्कर आईसीडीएस होता है, आंगनवाड़ी होती है। या बात करें सब सेंटर की, वो टोटल किसके अंडर में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। बात करते हैं अगर इसके रेडियस की बात करें, तो रेडियस जो कवर की जाती है, रेडियस कवर बाय पीएससी के द्वारा जो रेडियस कवर की जाती है, कितनी की जाती है, 6.6 किलोमीटर की जाती है। बात करें यहाँ पर एरिया कितना कवर किया जाएगा, तो एरिया की बात करते हैं। जो एरिया कवर किया जाता है, कितना एरिया कवर किया जाता है, तो 140 स्क्वायर किलोमीटर का, 140 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहाँ पर कवर किया जाता है। तो ये मेन आपको क्या रखना है, याद रखना है। यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से क्या होता है, बात कर लेते हैं। अगर बेड के बारे में बात करें कि यहाँ पर कितने बेडेड देखने को मिलती है, तो बेड होते हैं वो कितने होते हैं, पीएससी पर 6 से लेकर के 10 बेडेड होता है। लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, कम से कम पीएससी पर कितने बेड होने चाहिए, तो कम से कम 4 बेडेड तो होने ही चाहिए। मेनली नॉर्मल होते हैं 6 से 10 आंसर करना है। मिनिमम पूछ ले कि कम से कम कितने तो होने ही चाहिए। तो गरीबी में कम से कम, अगर कोई गरीब हॉस्पिटल है तो वहां पर कम से कम 4 बेडेड पीएससी तो होना ही होना चाहिए। तो ये पीएससी के बारे में बात कर ली है। 15 और 16 का इसमें स्टाफ होता है। पीएससी ए में 15 होगा, पीएससी बी होती है 16 का स्टाफ होता है। तो ये अगर आपने नोटिस कर लिया है, नोट कर लिया है, तो जल्दी से अपन इसको मिटाते हैं। क्लास है वो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सीएससी पढ़ने वाले हैं। सीएससी कितने पर होती है, पॉपुलेशन की बात करें तो सीएससी 80,000 से लेकर के 1,20,000 की पॉपुलेशन पर एक सीएससी बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक सीएचसी होती है, वो कितने के लिए काम करती है, तो एक सीएचसी होती है। नंबर ऑफ बेड की बात करें तो 30 से लेकर के 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए सीएचसी के लिए। आगे बढ़ते हैं, टोटल स्टाफ होगा कितना होता है, तो 28 का टोटल स्टाफ होता है। सीएचसी होती है वो क्या होती है, फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। यहाँ पर फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर यहाँ पर कि ये क्या होती है, मिनिमम प्रोग्राम के अंडर में टोटल क्या है, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। ईच सीएससी एक्ट करती है फॉर पीएससी के लिए, किसके लिए, रेफरल सेंटर के लिए काम करेगी। एक सीएससी में कितने पीएससी के लिए रेफरल का काम करती है, रेफरल यूनिट का काम करती है। एक सीएससी 4 पीएससी के लिए रेफरल यूनिट का काम करती है। नंबर ऑफ विलेज आते हैं ईच सीएससी में, वहां पर 158 देखने को मिलेगा। जो रेडियस होती है वो 15.6 किलोमीटर की होती है। और बात करें 770 स्क्वायर मीटर एरिया होगा वो टोटल कवर किया जाता है एक सीएससी के द्वारा। तो बात करते हैं सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे नाम दिया जाता है एफआरयू। एफआरयू का मतलब होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जानते हैं। तो एफआरयू का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट। फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, बार बार में क्वेश्चन पूछा जाता है सीएससी से कि फर्स्ट रेफरल यूनिट किसे कहते हैं, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट कहा जाता है सीएससी को कहा जाएगा। जबकि पूछ लिया था क्वेश्चन में कि फर्स्ट रेफर्ड यूनिट कौन सा होता है, तो पीएससी होती है जो रेफर करती है सीएससी पर। बात करते हैं यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन की, बात करें कि पॉपुलेशन कितनी देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन होती है 80,000 से लेकर के 1,20,000 तक की यहाँ पर पॉपुलेशन देखने को मिलती है। तो 1,20,000 की पॉपुलेशन होगा। बात करें यहाँ पर 1,20,000 की पॉपुलेशन होती है, बेडेड की बात करें कि कितना बेड्स होते हैं सीएससी पर, तो बेड होंगे 30 से लेकर के 50 बेडेड हॉस्पिटल होता है सीएससी का। अगर बात की जाए यहाँ पर कि कितने पीएससी के लिए रेफर यूनिट का काम करती है, तो 1 सीएस से रेफर्ड यूनिट फॉर पीएससी, 4 पीएससी के लिए 1 सीएससी होती है, वो रेफर्ड यूनिट का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, अगर टोटल स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर कितना स्टाफ देखने को मिलेगा, तो 28 का स्टाफ होता है यहाँ पर, जिसमें एक क्या होता है एनेस्थेटिक होगा, एक ऑप्थेल्मिक सर्जन होता है जो कि किसके प्रोग्राम में चलाया गया, तो एनपीसीबी नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस में चलाया गया था। एक प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिकल मैनेजर होता है, तो 1 प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन मैनेजर, एक एनेस्थेटिक और एक होगा जो क्या होता है यहाँ पर ऑप्थेल्मिक सर्जन होता है। बात करें अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीएससी के बारे में और पीएससी के बारे में, सब सेंटर कितने आते हैं, तो टोटल सब सेंटर कितने सब सेंटर आते हैं, एक सीएससी के अंडर में टोटल 24 सब सेंटर को कवर करती है। तो यहाँ पर टोटल कितने सब सेंटर होंगे, टोटल सब सेंटर होते हैं 24 सब सेंटर होंगे। एक सीएससी में 4 पीएससी के लिए रेफर्ड यूनिट का काम करती है, स्टाफ 28 का इसमें स्टाफ होता है। अगर आगे बात करें यहाँ पर कि मेनली क्या देखने को मिलेगा, अगर बात की जाए इसके रेडियस की कि इसका रेडियस कितना होता है, तो रेडियस की बात करूं तो रेडियस होगा, विलेज की बात करते हैं, अगर मान लीजिए विलेज कितने होते हैं, तो विलेज की बात करें तो 158 विलेज देखने को मिलेगा एक सीएससी में। बात करें अगर रेडियस की कि इसका रेडियस कितना होता है, एक सीएससी का रेडियस तो 15.6 किलोमीटर इसका रेडियस होगा। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर कितने स्क्वायर एरिया को ये क्या करती है, कवर करती है, तो स्क्वायर एरिया कवर्ड बाय सीएससी के द्वारा जो स्क्वायर कितना स्क्वायर एरिया को कवर किया जाता है, तो 770 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, 770 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को यहाँ पर एक सीएससी के द्वारा कवर किया जाता है। तो ये सभी क्या है सीएससी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में अपन ने डील कर लिया गया है। तो यहाँ पर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम 3 टाइप का होता है, 3 लेवल का होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा विलेज पर कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती है, तो आशा पढ़ा, आशा कब आई थी, क्या नाम है, आशा का नाम होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये एनआरएचएम के अंडर में इसको क्या लाया गया था। बात करें एनआरएचएम कब आया था, तो 5 अप्रैल 2005 को एनआरएचएम स्टार्ट किया गया, उसके अंडर में आशा लाई गई। आशा 1000 पॉपुलेशन पर होती है, इसके 3 इंडिकेटर होते हैं। बात करें आशा 1000 पॉपुलेशन पर होगी, मिनिमम होती है 1000 पॉपुलेशन पर। बात करें कौन बन सकती है, तो यहाँ पर लोकल रेजिडेंट होना चाहिए। लोकल ये नहीं है कि आप लंदन से ला करके वहां पर किसी महिला को क्या बना दोगे, यहाँ पर तो ऐसा नहीं करना है, लोकल कम्युनिटी की रेजिडेंट होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे बात करी थी यहाँ पर कि क्या होनी चाहिए, 8वीं पास होनी चाहिए, मिनिमम एजुकेशन उसका कम से कम 8वीं पास तो होनी चाहिए। प्राथमिकता दी जाती है फीमेल मैरिज वाली मेल को, इसमें केवल और केवल क्या है एएनएम और आशा ऐसी 2 पोस्ट होती है जिस पर केवल और केवल आंगनवाड़ी वर्कर, आशा और फीमेल, इन पे केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें मैरिज होनी चाहिए या फिर विडो एंड डाइवर्स को मेनली प्राथमिकता दी जाती है। बात करें इसके 3 इंडिकेटर होते हैं, इसके वर्क को इंपैक्ट इंडिकेटर होगा, प्रोसेस इंडिकेटर एंड आउटकम इंडिकेटर होता है। सेकंड नंबर पे अपन ने बात करी आंगनवाड़ी वर्कर के। आंगनवाड़ी वर्कर क्या होती है, आंगनवाड़ी वर्कर होती है 1000 पॉपुलेशन पर देखने को मिलेगा। टोटल किसमें आईसीडीएस के अंडर में आई थी, आईसीडीएस कब आया 1975 में देखने को मिला। आईसीडीएस कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइडेड करवाता है, कौन कौन से बेनिफिट दिए जाते हैं, कौन कौन से बेनिफिशरीज होते हैं, सभी के बारे में पढ़ा। फिर ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट पढ़े,
ट्रेंटवर्थ अटेंडेंट का अपन ने पढ़ा 2001 और 2000 और 2001 में आया था। उसके बाद विलेज हेल्थ गाइड पढ़े, तो विलेज हेल्थ गाइड के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा पीएससी के बारे में, सीएससी के बारे में। पीएससी कितने पर होती है? 20,000 से 30,000 पॉपुलेशन पर होती है। कितने पीएससी में क्या क्या इसका क्या होता है, कितने स्टाफ होता है? तो 15 और 16 का स्टाफ पाया जाता है। बात करें सीएससी में, 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन पर होती है। आगे बढ़ा अपन ने, पॉपुलेशन के बाद में बेड कितने होते हैं? तो 30 से 50 बेडेड होती है। फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से जाना जाता है। 1 सीएससी में रेफर करती है 4 पीएससी के लिए। बात करें अगर यहाँ पर रेफरल यूनिट का काम करती है 4 पीएससी के लिए। स्टाफ 28 का होता है। चॉइस इसमें सब सेंटर होते हैं। 158 विलेज को कवर करती है। जो इसकी रेडियस होती है 115.6 किलोमीटर का रेडियस होगा। और स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितना कवर करती है? 770 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ये क्या करती है? कंप्लीट हो गया है। आज आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डील कर लिया गया है, तो मैक्सिमम अपने दोस्तों तक और चहेतों तक इसे शेयर कर दीजिए। आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपन झंडे गाड़ने के लिए तैयार है। आप पहले भी विजेता थे, अब भी विजेता हैं, आने वाले समय में भी विजेता बनकर उभरोगे। बशर्ते शर्त यह है कि आपको अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाना है, और जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं एक दिन मंजिल को पा ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कभी भी हारना नहीं है, झुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगातार कंटिन्यूटी में प्रयास करना है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और उस दिन के लिए आपको रातों जाग करके मेहनत करके प्रयास करना होता है। कि जिंदगी में ठोकर का लगना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में ठोकर और ताश में जोकर कभी भी माहौल बदल देते हैं। तो जब भी आपके कठिन विषम परिस्थितियां आती है, आपको घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, क्योंकि जो कभी इंसान संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखते हैं, तो आप अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, और नर्सिंग ऑफिसर बनकर ही नहीं रुकना है, नर्सिंग के उस सर्वोच्च मुकाम को हासिल करना है जो आपने सपना पहली क्लास में देखा था। आज उसको पूरा करने का समय आ गया है, तो आप जाग जाइए, क्योंकि समय और समझदारी के बीच में तालमेल बिठाना जरूरी है। समय रहते आप में समझदारी नहीं आती है, और जिनमें समय रहते समझदारी आ जाती है, वो एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। तो बड़े बनने के लिए आपको बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। जिम्मेदारियां ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जागने वाला हर एक लड़का आशिक नहीं होता है, और जिम्मेदारियां ऐसी दवा होती है, एक बार पी लीजिए शायद पूरी उम्र भर आपको थकने नहीं देती है। तो अगर आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, तो आपको जिम्मेदारियों का वजन को अपने दिल में छुपा करके उनको क्या करना है? अपने जोश जुनून और जज्बे को बरकरार रखना है, और अपनी समस्याओं का जो भी आने वाली जो भी समस्याएं आपके जीवन में, उन सभी को विकट समस्याओं को लड़ने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून तोड़ता है। तो आपकी मेहनत आपका हथियार है। आपके जो सफलता होगी उसमें जो पहली सिद्धि होती है मेहनत होती है, और कंटिन्यूटी में आपको मेहनत करना है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नए वीडियो के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।